चलें इधर देखें, छोड़ें। लास्ट क्लास में हम लोगों ने परक्विजिट्स की बात की थी और परक्विजिट्स के लिए हम लोगों ने सेक्शन 17(2) की डेफिनीशन देखी थी, हाँ या ना? क्या डेफिनीशन देखी थी? फर्स्ट, रेंट फ्री accommodation provided by employer to the employee, concessional rent accommodation provided by employer to the employee, any obligation of the employee is met or paid by the employer. फोर्थ बताया था the value of any benefit or perquisites, the value of any benefit or perquisites or value of any benefit or amenity provided by employer to the employee either at free of cost or at concessional rate only in the case of specified employee. फोर्थ बताया था any sum paid to get an assurance of life of the employee, any other fringe benefit, और मैंने इसके पहले के चारों पॉइंट आपको डिस्कस करवा दिए थे और मैंने कहा था फ्रिंज बेनिफिट्स के लिए हम लोग देखते हैं। और फ्रिंज बेनिफिट्स की अगर बात आती है तो सर ऐसे कौन से बेनिफिट्स होते हैं? नंबर 1, फ्री मील। फ्री मील्स का मतलब है मुफ्त में खाना खाना। क्यों सर, ये भी सुविधा मालिक देता है क्या अपने एम्प्लॉयज को? बिल्कुल सही है। अब अगर कोई एक कंपनी है, उसके यहाँ 500 वर्कर, 400 वर्कर, 300 वर्कर काम कर रहे हैं, बट ऑब्वियस है इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्रियल एरिया में होगी। अब इंडस्ट्री अगर है तो थोड़ा रिमोट एरिया में होता है, शहर से हट करके। अब एम्प्लॉयज कहेंगे सर खाना खाने जा रहे हैं, टाइम देखेंगे 1 और है, जाओ। अब बाहर निकले, चारों तरफ जंगल जंगल, अब वो खाना खाने गए हैं या किसी का खाना बनने गए हैं, वो बात की बात है। दूसरी बात, रिमोट एरिया में है, खाना खाने वाली जगह तक पहुंचने में 1 घंटा, आने में 1 घंटा, 1 घंटा खाना खाने में 3 घंटा, शाम को मालिक चल रहे हैं ये भी गड़बड़ है। इन टोटालिटी देखा जाए तो नुकसान अपना ही है, हाँ है ना? तो हमको फ्री कैंटीन या कैंटीन की फैसिलिटी अवेलेबल करवाते हैं। ये फ्री मील्स, क्या मैंने उनको कैश दिया क्या? नहीं। अगर मैंने कैश दिया होता तो वो कहलाता टिफिन अलावेंसेस। कौन सा अलावेंसेस? लेकिन हम टिफिन अलावेंसेस नहीं दे रहे, यहाँ पे परक्विजिट्स दे रहे हैं। हम आपको खाना का पैसा नहीं देंगे बल्कि खाना ही दे देंगे। है तो एम्प्लॉयर के बेनिफिट के लिए। कहा गया कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को फ्री मील्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, कब? पहली चीज। दूसरा, ये नॉट टैक्सेबल होगा इफ वैल्यू इज अप टू ₹50 पर मील। यानी अब खाना गिन गिन करके खाना पड़ेगा एम्प्लॉयज को। 50 रुपए तक का खाना माफ है, 50 रुपए तक की मील्स माफ, टैक्स नहीं लगने वाला। यहां तक कोई दिक्कत है? हमने खाना खाने की बात की है वर्किंग आवर्स में, यानी लंच, और अगर रात में डिनर हो तो हम उसकी बात नहीं कर रहे। अगर आपका डे शिफ्ट है तो लंच की बात होगी, नाइट शिफ्ट है तो डिनर ही आपका लंच होगा, क्योंकि आप खाना खाने के बाद सोने नहीं जाएंगे। पक्की बात है ना? वर्किंग आवर्स में कब देंगे? वर्किंग आवर्स में। नॉट टैक्सेबल, क्या भाई, क्या टैक्सेबल नहीं है? ब्रेकफास्ट। क्या टैक्सेबल नहीं है? सपर। क्या टैक्सेबल नहीं है? ब्रंच। क्या टैक्सेबल नहीं है? स्नैक्स एंड टी। बात समझ में आई? ब्रेकफास्ट जो होता है वो मॉर्निंग के टाइम का होता है, हटा दो।
ब्रंच जो होता है जो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का हिस्सा होता है, सपर जो होता है शाम का नाश्ता होता है, और स्नैक्स एंड टी कभी भी मिले वो माफ है। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। लेकिन ये जो फ्री मील दिया जा रहा है ये थ्रू नॉन ट्रांसफरेबल कूपन के थ्रू होना चाहिए। किसके थ्रू होना चाहिए? सर बात समझ में नहीं आई। आज तुम्हारा पेट दर्द कर रहा है, तुमने कहा आज मेरे बदले तुम खाना खा लेना, 50 का तुम खाते हो, 50 का मेरा वाला भी तुम ही खा लेना। ये पॉसिबल नहीं। खा तो लेगा, ये नॉन ट्रांसफरेबल कूपन होता है। आपका खाना आपको खाना है, आपके बदले कोई और नहीं खाएगा। इज इट क्लियर? मेरे यहाँ काम कर रहे थे कुछ लोग, मैंने उनको कहा लो भाई खाना खा करके आओ, तो हमें नहीं मालूम था हैं ना। उनको मैंने कहा जाओ रात देर हो गई है, लेबर थे, मैंने कहा जाओ खाना खाओ। हमने उनको थोड़ा ज़्यादा पैसा दिया कि भाई खाना खाकर आएंगे फिर काम करेंगे, खुश होंगे। हमें क्या मालूम था नाक तक भर के लाएंगे और उसके बाद तबीयत खराब करके वापस जाएंगे। समझे? तो आगे देखो, तो फ्री लंच या फ्री मील्स माफ होता है। Actual cost to the employer in excess of ₹50 per meal, less amount recovered from employee. Tea or non-alcoholic beverages and snack during working hours not taxable. तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट कितना हो जाएगा इधर देखना। अमाउंट इनकर्ड इन एक्सेस ऑफ ₹50, बोलो ना, माइनस अमाउंट रिकवर्ड। पक्का ना? दिस इज योर आंसर। नोट कर लें। सुन ले। यूज ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर मैंने आपको अपना फर्नीचर दे दिया, वॉशिंग मशीन दे दी, कूलर और फ्रिज दे दिया, एसी दे दिया, जाओ ये अपने पर्सनल यूज में ले आओ, ठीक है ना? मैंने आपको बेनिफिट दिया, क्या टैक्सेबल होगा? हाँ सर, टैक्सेबल होगा।
एज एट द रेट ऑफ 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। अगर याद आया हो तो रेंट फ्री अकोमोडेशन में भी हम लोगों ने यही वर्ड यूज किया था, वहां पर भी फर्निशिंग आइटम के लिए 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट लिया था। ये आ गया। टैक्सेबल कितना होगा, लेकिन नॉट टैक्सेबल होगा क्या सर, क्या टैक्सेबल नहीं होगा? लैपटॉप एंड कंप्यूटर। बात समझ में आई? लैपटॉप एंड कंप्यूटर टैक्सेबल। आगे चले। ट्रांसफर ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल एसेट, प्रॉपर्टी की जगह एसेट्स वर्ड लिख दो। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स। अगर हम मूवेबल एसेट्स की बात करें इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कार एंड अदर्स। मैंने एक कार खरीदी थी 1 अक्टूबर 2010 में 2 लाख रुपए में। मैंने ये कार अपने एम्प्लॉय को 10 जून 2015 को ट्रांसफर कर दी और 30,000 रुपए ले लिए मैंने उससे। नहीं ले सकता, मैंने कहा कार अब ले जाओ 30,000 में, और ले गया। अब सस्ते में दी है या महंगे में दी है? नहीं, ऐसे कैसे कह सकती हूँ? कहा गया सॉरी, मजे ले रहे हो ना? हाँ बोलो। नहीं, छीकेंगे बाद में, चिंता मत करो, दोनों काम साथ साथ चलेगा। एक तीर से दो निशाने, लिखेंगे भी और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। हम आज अकेले मजे लेंगे। तुम लोग को नहीं चाहिए ना मजा? रुमाल हटाना पड़ेगा। देखो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना? कंप्लीटेड ईयर्स टू यूज 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5.5 साल के आसपास। 6 साल नहीं हो पाया। कितना साल नहीं हो पाया? 6 साल। और इसके लिए रूल है, कार अगर ट्रांसफर करता है तो 20% पर एनम के हिसाब से WDV मेथड यूज करो, 50% के हिसाब से WDV मेथड यूज करो, और अदर्स के केसेस में SLM मेथड यूज करो 10%। वही चीज जो अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग देखो ना, हर जगह 10%। अगर मैंने अपना कोई कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको ट्रांसफर किया है तो मुझे हर साल 50% पर एनम के हिसाब से WDV मेथड से डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। क्यों सर? अभी देखते हैं। अगर मैंने अपनी कार आपको ट्रांसफर की है तो 20% पर एनम के हिसाब से WDV मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और कोई और एसेट है तो 10% के हिसाब से। बताओ क्या थी एसेट? कितने रुपए की थी?
तो पहले साल का कितना, दूसरे साल का कितना, हाँ शायद इतना आ जाएगा, तीसरे साल का देखो कितना आ रहा है, ये बचा इतना, कितना, आफ्टर 5 ईयर्स, ये तो हटा दें, केवल 5 साल का लेंगे, कंप्लीटेड ईयर्स, फुल ईयर्स कितने थे, 5 साल का डेप्रिसिएशन घटाने के बाद कितना आया, और हम तुमको ट्रांसफर कितने में कर रहे हैं, अब बात समझ में, कितना फायदा मैंने दे दिया तुमको, 65,000 की चीज के बदले मैंने 30,000 लिए, यानी 35,536, दिस इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। अब समझ में आई बात, क्लियर है कैसे कैलकुलेट करेंगे, डाउट नहीं होना चाहिए। कंप्लीटेड ईयर्स लेंगे, एग्जैक्टली कंप्लीटेड ईयर्स, पूरा एक एक साल, 5 साल 10 महीना है तो 10 महीना किनारे करो, 5 साल 11 महीना 20 दिन है तो 11 महीना 20 दिन पूरा करो, किनारे करो, एग्जैक्ट 5 साल पूरा ले लेंगे। 8 साल 2 महीना है तो 8 साल, 8 साल 11 महीना तो भी 8 साल, एग्जैक्ट कंप्लीटेड ईयर्स, हाँ या ना। अच्छा, तो अब हमारा वैल्यू ऑफ परक्विजिट कितना आया, अब समझ में आया। अगर हम कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करें तो 50% पर एनम के हिसाब से हमको बेनिफिट मिलता है। अब एक बात बताओ, अगर 50% के हिसाब से बेनिफिट मिला है तो 2 साल के अंदर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 नहीं होगी, क्योंकि WDV मेथड से दिमाग से बात निकाल देना, ठीक है ना, पक्की बात है। यहां पर 10 साल बाद भले 0 हो जाए, लेकिन यहां इन दोनों केसेस में एसेट की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो ये नहीं कि सर 50% मिल गया 3 साल बाद तो 0 ही हो जाएगा, नहीं होने वाला। हटा दें, ये नोट कर लो, आने दो, धीरे धीरे, हड़बड़ी ना करो। कहां पढ़ रहे हो, ये पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 3 है, यहां यूज करने के लिए दिया था और यहां मैं तुम्हें वो कंप्यूटर बेच रहा हूं, दोनों में फर्क समझो। एसेट को ट्रांसफर करना और एसेट को यूज करने के लिए देना, दोनों में फर्क है। अब सुनो इधर, कूलर कहां आएगा, कूलर किस में आएगा, फ्रिज, पक्की बात है ना। एसी दिमाग से निकाल दो, कूलर, एसी, फ्रिज, फलाना, और तो सर ये क्या है, ये क्या है, ये है आपकी हार्ड डिस्क, माउस, रैम, मेमोरी कार्ड, अब जो समझ लो। हम यूपीएस वगैरह की बात कर रहे हैं, इसकी कंप्यूटर रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर, पक्की बात है, नोट कर लो, नोट करो तो मैं हटाऊं। तो फ्रिंज बेनिफिट्स में अब तक हम लोगों ने 3 पॉइंट देख लिए। पहला हम लोगों ने देखा फ्री मील्स, दूसरा यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स, तीसरा ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स, हाँ या ना।
एक आएगा तुम लोग के सामने क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस, एक आएगा क्लब एक्सपेंसेस और एक आएगा इंटरेस्ट फ्री लोन या कंसेशनल लोन। इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन। रिफ्रेशर कोर्स का शायद मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, रिफ्रेशर कोर्स का बता दिया था, माफ होता है, और टेलीफोन फैसिलिटी मैंने बता दिया था, माफ होता है, याद आया। 3 चीजों की बात करते हैं, क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस, क्लब एक्सपेंसेस और लास्ट है इंटरेस्ट फ्री लोन और कंसेशनल। अगर हम बात करें क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस की, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी देता है कि इस पर जितने भी अब खर्चे होंगे, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे रिन्यूअल फीस हो, चाहे कोई भी फीस हो, आई विल पे दैट, देन दिस इज द वैल्यू ऑफ द परक्विजिट्स, यानी एक्चुअल अमाउंट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर। बोलो ना, ये हमारा क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस विल बी द बेनिफिट और इट इज नोन एज अ फ्रिंज बेनिफिट। क्लब एक्सपेंसेस, हमें मेरे मालिक ने कहा जाओ आज से तुम फॉरेस्ट क्लब के मालिक, जंगली समझा है फॉरेस्ट क्लब के मेंबर। मेरे मालिक ने मुझसे कहा जाओ आज से तुम लॉयंस क्लब के मेंबर, क्लब होते हैं ना, अमीरों के चोचले होते हैं, वो मेंबरशिप बनाते हैं वो अपने मेंबर्स को बेनिफिट देने के लिए। अगर मैं अपने किसी एम्प्लॉय को इस तरह का कोई बेनिफिट देता हूं, दैट विल बी चार्ज टू टैक्स। जितना मैं एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड करूंगा वो हमारा, मान लो तुम्हारे ऊपर मैंने 50,000 रुपए सालाना मेंबरशिप फीस दे दी और तुमसे 10,000 रुपए ले लिया, 40,000 रुपए का मैंने आपको बेनिफिट दिया है, दैट विल बी चार्ज टू टैक्स एज अ परक्विजिट अंडर फ्रिंज बेनिफिट्स। इज इट क्लियर? लेकिन मैंने अपने सारे एम्प्लॉयज को मेंबरशिप बनाया जिम का, हेल्थ जिम, स्पोर्ट्स क्लब, सबके लिए माफ है। अगर कोई एक फैसिलिटी पर्टिकुलर किसी एक या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को ना दे करके सारे एम्प्लॉयज को इक्वली आप देते हो तो वो एग्जेम्प्ट होता है, मतलब वो टैक्सेबल नहीं होता, वो टैक्सेबल नहीं होता। द वैल्यू ऑफ द बेनिफिट इज एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन अ क्लब फॉर एम्प्लॉय और हिज हाउस होल्ड मेंबर, चाहे उसके लिए हो चाहे उसके घर के किसी मेंबर के लिए हो, एज रिड्यूस बाय द अमाउंट रिकवर्ड। दूसरा, कॉर्पोरेट मेंबरशिप, देन द वैल्यू शैल बी 0। सारे एम्प्लॉयज को दिया गया, कॉर्पोरेट मेंबरशिप दी गई है, तो क्या हो जाएगा? वैल्यू शैल बी 0। देयर वुड बी नो परक्विजिट फॉर यूज ऑफ हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स क्लब एंड सिमिलर फैसिलिटी प्रोवाइडेड यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉयज बाय द एम्प्लॉयर। यानी क्लब एक्सपेंसेस में टैक्सेबल हो जाएगा एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। ये तो सब में कॉमन है, हाँ या ना? लेकिन इसमें ध्यान देना, नॉट चार्ज टू टैक्स इफ कॉर्पोरेट मेंबरशिप, बोलो, और दूसरा यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉयज। अगर हम सारे एम्प्लॉयज को इक्वली ये बेनिफिट्स देते हैं तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। इज इट क्लियर? पक्का? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन। तो जब इंटरेस्ट फ्री है तो कैसे पता चलेगा, या कंसेशनल है तो कैसे पता चलेगा कितना फायदा दिया गया? मैंने तुम्हें लोन दिया, कितना फायदा मिला तुम्हें? सर इंटरेस्ट का कितना रेट? पीएनबी वाला, यूबीआई वाला, एसबीआई वाला, इंडसइंड बैंक वाला, या फिर एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक वाला? कौन सा इंटरेस्ट रेट? लोन कौन सा? हाउसिंग लोन दिया था, पर्सनल लोन दिया था, एजुकेशनल लोन दिया था, या फिर आपको कोई दूसरा लोन दिया था, व्हीकल लोन वगैरह?
हर लोन के वैल्यू पर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अगर हमने आपको एजुकेशनल लोन दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज क्वाइट डिफरेंट। पर्सनल लोन दिया तो आपका इंटरेस्ट रेट बिल्कुल दूसरा हो जाएगा। कार लोन दिया, इंटरेस्ट रेट दूसरा हो जाएगा। हाउसिंग लोन दिया, इंटरेस्ट रेट दूसरा हो जाएगा। किस लोन की बात कर रहे हो और रेट कौन सा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। क्या करें? कहा गया सबसे पहले जो इंटरेस्ट रेट आता है उसका कंफ्यूजन दिमाग से मिटाओ। बेस रेट जो लेंगे वो एसबीआई के रेट्स लेंगे। एसबीआई का रेट, अरे सर साल भर में एसबीआई में भी कंफ्यूजन है, चेंज होता रहता है। 1 अप्रैल को दूसरा, 10 अप्रैल को तीसरा, फिर 21 अप्रैल को कुछ और चेंज होता रहता है। कौन से इंटरेस्ट रेट को बेस लेंगे? एज ऑन 1st अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर, 1st डे ऑफ अप्रैल, यानी साल के पहली तारीख को जब आपको लोन दिया गया, मान लो 10 अक्टूबर 2016 को लोन दिया गया, तो 10 अक्टूबर 2016 को एसबीआई में क्या रेट चल रहा है? वी आर नॉट कंसर्न विद दैट अमाउंट, दैट रेट, वी आर कंसर्न विद द 1st अप्रैल 2016 डेट ऑफ रेट। हाँ या ना? 1 अप्रैल 2016 को की तारीख को जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है एसबीआई में, दैट विल बी कंसीडर्ड। समझ में आई बात फिलहाल? अच्छा, दूसरी बात, मान लेते हैं आपने कार लोन लिया मालिक से, क्या लिया, और 1st अप्रैल 2016 को एसबीआई का रेट है 12%, कितना, कार लोन पर। लेकिन आपको जो मालिक ने दिया है, एम्प्लॉयर ने दिया है, वो 4% पर दिया है। कितने पर दिया है? 10 अक्टूबर 2016 को आपको किस रेट पर दिया है? 4% पर। तो आपको जानते हैं बेनिफिट कितना हुआ परक्विजिट्स? 8%। अब बात समझ में आई? ये आपका बेनिफिट हुआ और इस पर आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि ये हिस्सा आपका 8% विल बी चार्ज टू टैक्स। इज इट क्लियर? पक्की बात है? हाँ या ना? एम्प्लॉयर ने आपको कितने पर दिया? 4%, जबकि बैंक कितने पर देती है? 12%। तो आपको बेनिफिट कितना मिला? 8%। 12% किस तारीख का? 1 अप्रैल का। नोट कर लो। क्वेश्चंस आएंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे मैक्सिमम अमाउंट का क्या मतलब है। फिलहाल हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अमाउंट रिकवर्ड होगा तो बिल्कुल माइनस होगा, सब में यूनिफॉर्मली है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है हो गया होगा। हमने लास्ट टाइम आपको जाते जाते नॉट अ टैक्सेबल परक्विजिट्स मेडिकल फैसिलिटी बताया था ना। आज हम आपको एक और बता रहे हैं, लीव ट्रेवल कंसेशन। इसमें भी लिखा है नॉट अ टैक्सेबल परक्विजिट, लेकिन ढंग से सुनेंगे ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर्स, मैंने वर्ड क्या यूज किया है? जनवरी टू, टैक्स पढ़ने, लेकिन यहां पर कौन सा ईयर यूज हो रहा है? थोड़ा अजीब है, लेकिन कैलेंडर ईयर्स की ही बात करेंगे। एक ब्लॉक लेते हैं 4-4 साल का कैलेंडर ईयर, और इस 4 साल के कैलेंडर ईयर में 2 जर्नीज आर अलाउड। टू एम्प्लॉय एंड फैमिली।
भाई इतना काम करते हो, जाओ घूमाओ। फैमिली में कौन कौन शामिल होगा? स्पाउस, सेल्फ तो होगा ही होगा, स्पाउस, चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रंस, और ढंग से सुनना, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, जो कि बिल्कुल डिपेंडेंट हो, पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल wholly or mainly dependent on the individual. Brother, sister, parent, ये 3 लोग क्या होने चाहिए? डिपेंडेंट होने चाहिए। इनकी बात नहीं बोला, इन 3 के डिपेंडेंसी की बात बोला है। क्लियर है? ये 2 चिल्ड्रन कौन वाले? सर कौन वाले का क्या मतलब है? 2 चिल्ड्रन कौन वाले? अगर किसी एम्प्लॉय के पास पहले एक चिल्ड्रन है और दूसरी बार उसके पास 2 ट्विन आ गए, तो ये 2 माने जाएंगे या 3? ये 2 ही माने जाएंगे, ये 2 बच्चे ही माने जाएंगे इस पर्पस के लिए, क्योंकि उसको तो मालूम ही नहीं था कि इस बार ट्विन आएंगे। लेकिन पहले अगर ट्विन 2 आ गए फिर इसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब बात समझ में आई? क्लियर है? समझ में आई बात? हाँ भाई, ठीक है ना? ये 2 माने जाएंगे और 2 ट्विन प्लस 1 3 माने जाएंगे। इनको ये बेनिफिट, तो इसी को बेनिफिट मिलेगा और यहां इन सबको बेनिफिट मिलेगा, इसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? अच्छा, क्या है जरा ढंग से सुनते हैं अब कहानी। जो हमने जर्नी की फैसिलिटी दे रखी है वो हमने दे रखी है एयर के थ्रू, हवाई जहाज, ट्रेन के थ्रू, रेलवे, और तीसरा है अदर्स, यानी बस वगैरह, बोलेरो दे दिया, जाइलो दे दिया, या फिर बस दे दिया। अगर एयर फैसिलिटी दी है, क्या दिया है? क्या दिया? तो कहा गया वैल्यू ऑफ परक्विजिट। जरा ढंग से सुनना। अब एयर फैसिलिटी देते हैं तो उसमें बिजनेस या एग्जीक्यूटिव क्लास भी होता है और इकोनॉमिक क्लास भी होता है। इकोनॉमी क्लास फेयर, बोलो ना, माइनस अमाउंट रिकवर्ड, हाँ या ना, और एक्चुअल अमाउंट, सॉरी, दैट्स इट। ठीक है ना? एक्चुअल अमाउंट रिकॉर्ड, इससे अधिक हो ही नहीं सकता। जो दोनों में से अधिक हो, जो दोनों में से कम, लोएस्ट। एक्चुअल से अधिक का तो बेनिफिट आपको दे ही नहीं सकते। इज इट क्लियर? ट्रेन का फर्स्ट क्लास एसी फेयर या एक्चुअल अमाउंट, जो दोनों में से लोअर। अब किसी को कानपुर से दिल्ली जाना है, तो यहां से पहले वो जाएगा मुंबई, मुंबई से गोवा, और गोवा के बाद दिल्ली। अच्छा, तमिलनाडु भी जाना चाहते हो? ऐसे तो हो चुका काम, नहीं समझे? इसको लोएस्ट कर देंगे ना फिर तो हम हमेशा। कहा गया
इकोनॉमी क्लास कहां से कहां तक? शॉर्टेस्ट रूट का। कौन सा रूट? ये तो गलत है ना, सीधे इसकी बात करना। शॉर्टेस्ट रूट किसकी बात होगी? शॉर्टेस्ट रूट। अंतर समझ में आया? इसकी बात करते हैं। सर ये अदर्स क्या है? अब अदर्स में दो चीजें हो सकती हैं, जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स अवेलेबल हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ना हो। दो चीजें निकलेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या करेंगे? अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट करती है तो डिलक्स क्लास का फेयर। क्या? डिलक्स क्लास फेयर, शॉर्टेस्ट रूट ना, बोलो ना, या फिर एक्चुअल अमाउंट, विच एवर इज लोअर। और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या करेंगे? अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो फर्स्ट क्लास एसी बाय रेल, शॉर्टेस्ट रूट या एक्चुअल अमाउंट, विच एवर इज लोअर। इसको नोट कर लें तो फिर हम आगे बढ़े। पर्सनल एक्सीडेंट, किसी दूसरे का ना करना, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस बेनिफिट इज नॉट अ टैक्सेबल परक्विजिट। इंश्योरेंस की बात नहीं हो रही, एक्सीडेंट इंश्योरेंस की बात हो रही, लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं हो रही, एक्सीडेंट इंश्योरेंस की बात हो रही है। माफ है, टैक्सेबल नहीं है, हटा दें। स्वीपर, वॉचमैन, गार्डनर बता दिया था मैंने, जितना हम उनको पेमेंट करेंगे वो टैक्सेबल होगा, जितना आपसे ले लेंगे वो माइनस हो जाएगा। चलो, आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज योर कार फैसिलिटी। इट इज ऑल्सो अ परक्विजिट। सर आपने बता दिया है कार, कहाँ बताया मैंने? कार बताया है क्या? हाँ, यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स थोड़ी देर पहले।
फ्रिंज बेनिफिट्स में सेकंड या थर्ड पॉइंट बताया था। सेकंड, यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स। वहां लिख दो जहां यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स लिखे हो, वहां लिख लो अदर देन कार। अदर देन कार, यानी अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कार की फैसिलिटी देता है। एक इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, एक इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, सीए साहब को नौकरी पे रखना था, तो पूछा गया भाई व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द पर्क एंड सैलरी एंड ऑल दिस। तो सीए साहब ने कहा, बेचारा वाला मुंह बना करके कहा कि कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, महीने में 50,000 की सैलरी, एक बंगलो, एक कार, बस। कंपनी वालों ने कहा बस। हम लोगों ने तो कुछ और सोचा था। कहा क्या सोचा था? कहा हमने तो सोचा था 1 लाख रुपए की सैलरी देंगे, 2 बंगलो, 2 कार और 2 ड्राइवर देंगे। तो बोलता है क्यों मजाक कर रहे हो? कहा शुरू किसने किया? है कि नहीं? तो शुरू तुमने किया, खत्म हम करेंगे। फिलहाल अब हम बात करेंगे कार फैसिलिटी की। हो सकता है कार एम्प्लॉयर की हो, एम्प्लॉय की हो। किसकी हो? बोलो, कार किसकी है? खर्च कौन कर रहा है? और सारा पर्सनल यूज में खर्च कर रहा है, तो कितना परक्विजिट होगा? डबल? हाँ बोलो बोलो। कार मेरी, खर्चा मेरा, मैं एम्प्लॉई, हमें फायदा क्या मिला? क्या फायदा मिला? सॉरी, फायदा यही मिला। ठीक, कार किसकी? खर्चा किसका? कौन सा फायदा कर दिया? कौन सा उसको ऐसा फायदा दे दिया? वो तो उल्टा बिजनेस पे खर्च कर रहा है आपके। अगर मेरे यहाँ कोई एम्प्लॉय डेली कार से आए, कार से जाए, हम कुछ ना दें, तो बताओ हमने उसको क्या फायदा दिया? ठीक है? कार एम्प्लॉय की है, लेकिन एम्प्लॉयर कहता है मैं खर्च करूंगा, तो फायदा मिला या नहीं? मिला या नहीं? क्या फायदा मिला? कार केवल और केवल उसके पर्सनल यूज में आती है, वो कभी बिजनेस में नहीं लाता। कार किसके घर पड़ी हुई है? एम्प्लॉय के घर पड़ी है। और मैंने कहा जितना खर्च होगा ना हमसे लेना, तो बताओ मैंने उसको फायदा कितना दिया? पूरा पूरा एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड। हाँ या ना? एक्चुअल अमाउंट माइनस कर दो अमाउंट रिकवर्ड। बोलो,
और अगर कार पर्सनल यूज में भी है, हमने खर्चा तो किया लेकिन सामने वाले का आ जाया करो, कभी कभी बिजनेस में भी आ जाया करो कार लेकर के कुछ बिजनेस में भी यूज हो जाएगी कार तुम्हारी, तो वो बिजनेस में भी कार को यूज कर रहा है और पर्सनल भी कार को यूज कर रहा है। कहां कहां यूज कर रहा है? तो कहा गया एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड, ये सारा का सारा तब होता जब वो पूरी तरह पर्सनल होता। क्या होता? तब सारा। लेकिन इसमें से हटा दें कुछ, कौन सा वाला? ऑफिशियल वाला। कौन सा वाला? ऑफिशियल वाला। तो इसके लिए एक सिस्टम तय किया गया है, ढंग से सुनना। अप टू 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी का अगर इंजन लगा होगा तो 1800 रुपए पर मंथ माइनस होगा। अबव होगा 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी का इंजन तो 2400 रुपए पर मंथ माइनस होगा। फिक्स है। मालिक ने तुम्हारे ऊपर खर्च किया, तुम्हारी कार है लेकिन खर्च मालिक कर रहा है, कार तुम्हारी, खर्च मालिक कर रहा है, और 40,000 रुपए सालाना दे दिया। कितना दे दिया? और तुम उस कार को कुछ पर्सनल करते हो यूज और कुछ ऑफिशियल यूज करते हो। तो मैंने सीधे सीधे, छोटी कार है तो 1800 रुपए पर मंथ के हिसाब से माइनस कर दिया। ठीक है ना? अगर मैंने आपको ड्राइवर की भी फैसिलिटी दे रखी है, क्या दे रखा है? एक्स्ट्रा बेनिफिट है, तो ड्राइवर फैसिलिटी 900 है। ठीक है ना? बोलो। प्लस करना है, माइनस नहीं करना। दिमाग सारा नाक पर लगा हुआ है। ठीक है ना? चले आगे। कार अगर एम्प्लॉयर की है, खर्चा भी एम्प्लॉयर कर रहा है। कार अगर एम्प्लॉयर की है, खर्चा एम्प्लॉय कर रहा है। यानी 4 सिचुएशंस हो सकती हैं। एम्प्लॉय की कार, एम्प्लॉय खर्चा करेगा, नो टैक्सेबल, नो परक्विजिट्स एट ऑल। कार एम्प्लॉय की है, खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है तो जितना खर्च कर ले लेकिन कार कुछ पर्सनल और कुछ ऑफिशियल है तो जितना खर्चा करेगा उसमें से माइनस कर दो ऑफिशियल वाला 1800 और 2400 या 900 और जोड़ दो ड्राइवर का। हाँ या ना? कार किसकी है? एम्प्लॉयर की। खर्च कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। अरे तुम सारा खर्च मेरे पर्सनल यूज में कर रहे हो। ये वाला एम्प्लॉयर खर्च कर रहा था, पूरा पर्सनल। एम्प्लॉयर खर्च कर रहा है, पूरा पर्सनल। तो एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड। हाँ या ना? बोलो। लेकिन एक फर्क है, इसमें ज्यादा फायदा है। पूछो क्यों? क्योंकि यहां कार भी किसकी है तो इसको एक्स्ट्रा फायदा मिला। एम्प्लॉय की कार नहीं है, कार किसकी है? एम्प्लॉयर की है, तो इसको ज्यादा फायदा मिला। ज्यादा फायदा किस चीज का मिला? कार का। कार भी फ्री में मिल गई तो कार का डेप्रिसिएशन यहां पर इसका फायदा हो गया। खर्चा तो हुआ, कार का डेप्रिसिएशन भी। तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट वियर एंड टीयर के नाम से लिखा है, लेकिन हम इसको डेप्रिसिएशन मान सकते हैं। इज इट क्लियर? वही 10% जो तुम लोग के दिमाग में माइनस अमाउंट रिकवर्ड। देखो ना, दोनों को जोड़ दिया गया। यहां की बात करें, बहुत ज्यादा फायदा दिया गया है। तो अप टू 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी की गाड़ी होगी अगर, तो 1800 पर मंथ हम मान लेंगे आपको फायदा दिया गया है। कितना? और अगर अबव होगी 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी से तो मान लिया जाएगा आपको फायदा कितना दिया गया। और अगर आपको ड्राइवर की भी फैसिलिटी दी गई है तो कितना और जोड़ दें? 900 पर मंथ। अब समझ में आई बात? आपको बहुत बेनिफिट मिला है।
तो अगर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है, कार भी एम्प्लॉयर की, खर्चा भी एम्प्लॉयर का, तो सीधे सीधे अब 1800 रुपये पर मंथ ले लो छोटी कार पर। बड़ी कार पर कितना ले लो? 2400 रुपये। और ड्राइवर अगर एक्स्ट्रा दिया गया हो तो 900 उसका भी जोड़ दो। हाँ या ना? सुनना ढंग से। कार किसकी है? खर्चा कौन कर रहा है? तो इसको फायदा क्या मिला? खर्चे का तो कोई फायदा नहीं मिला, केवल किसका फायदा मिला? कार का। कार का मतलब डेप्रिसिएशन का। तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, वियर एंड टियर। बोलते क्यों नहीं? माइनस कर दे। इसको हम हटा दे रहे हैं, तुम लोग सब में इसको जोड़ देना, सब में जोड़ देना, जहां जहां अमाउंट रिकवर्ड होगा सब में से माइनस कर देना। अच्छा इधर आओ, अब कम बेनिफिट मिला, बहुत छोटा बेनिफिट मिला, केवल कार दे दिया, हाथी दे दिया, कहा खिलाना पिलाना इसको, अरे ये क्या घर बर्बाद हो जाएगा। कार दे दिया, अब उसको खिलाएंगे पिलाएंगे हम, तो हमको फायदा बहुत कम मिला है, छोटा फायदा मिला है केवल कार का। तो अप टू 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी, ये अबव 900 पर मंथ, और ड्राइवर की फैसिलिटी अगर मिली है तो दिस इज योर आंसर। उसको नोट कर लो तो हम आगे बढ़े। देखें, पेज नंबर 35 पर एक इंपॉर्टेंट चीज, अदर ऑटोमोटिव कन्वेंस। जरूरी है क्या मेरा मालिक मुझे कार से न्योछावर करे या कार हमको दे कि कार से आओ जाओ? वो हमें स्कूटर भी दे सकता है, LML वेस्पा नहीं दे सकता, मोटरसाइकिल भी दे सकता है, हीरो होंडा। तो वहां दिया वेयर एनी अदर ऑटोमोटिव conveyance any other than car is owned by the employee and actual running are met or reimbursed by the employer। चीज किसकी है? एम्प्लॉय की। खर्चा कौन कर रहा है? मालिक। और पूरी तरह अगर पर्सनल में है, ऑफिशियल में है तो निल, लेकिन पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल है तो कहा गया जितना एम्प्लॉयर खर्च करेगा वो माइनस 900 पर मंथ और एक्चुअल 900 पर मंथ एज स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट आर मेंटेन एंड अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। यानी 900 पर मंथ हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। दैट्स इट, सिंपल है। अदर ऑटोमोटिव कन्वेंस के केस में जितना भी एम्प्लॉयर खर्च करेगा वो माइनस 900 पर मंथ। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? हो सकता है मालिक मेरा इतना अच्छा, उसने 2 कारें दे रखी, नहीं हो सकता? वही जोक, हमने तो आपको 2 कारें देने के बारे में सोचा था, तो हो सकता है मालिक ऐसा हो जिसने हमें, तो एक बार में आप 2 कारें ऑफिस में ले जाएंगे, एक हाथ से एक का स्टीयरिंग पकड़ेंगे, दूसरे से दूसरे का, मैक्सिमम ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो 100% श्योर है कि एक कार आपके घर पे ही रहेगी, ये तो 100% हो गया, वो पूरी तरह पर्सनल है। दूसरी कार आपकी पार्टली पर्सनल और पार्टली ऑफिशियल मान ली जाएगी। अब समझ में आई बात? अगर आपको एक से अधिक कार दी गई है, बेनिफिट दी गई है, तो शायद मैंने इसमें ना लिख रखा हो, लेकिन ये दिमाग में रखना, एक कार हमेशा आपका पूरी तरह पर्सनल माना जाएगा और एक कार आपका हमेशा पूरी तरह पार्टली पर्सनल एंड पार्टली ऑफिशियल माना जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। तो परक्विजिट्स हम लोगों ने पूरी तरह खत्म कर लिया। हाँ बोलो। आप जहाँ टैक्स प्लानिंग कर लो, जहाँ आपका टैक्स कम लगे।
जहाँ एम्प्लॉय का टैक्स कम आए। अगर 2 कर दिए, एक स्मॉल एक बिग, तो अपना टैक्स प्लानिंग कर लो जहाँ पर तुम्हें कम से कम टैक्स देना पड़े। ठीक है ना। और बोलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब याद रखना, हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो हम लोगों ने खत्म कर लिया। और क्या था वो? परक्विजिट्स। हम लोग को जो अब 2 चीजें पढ़नी है, पहला अलावेंसेस, ये बचे हुए हैं। दूसरा सेक्शन 10 के बेनिफिट्स। बस ये 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं। ये मत सोचना 2 ही पॉइंट बचे हुए हैं, 2 अच्छे टॉपिक बचे हुए हैं। अलावेंसेस में आपके 15-20 अलावेंसेस का नाम आएगा, और सेक्शन 10 में भी 4-5 चीजें आ जाएंगी। 10-10, 10-10A, 10-10AA, 10-10B, 10-10C, 10-10CC, इतनी चीजें आपको पढ़नी। इज इट क्लियर? इसमें कोई दिक्कत है? थैंक यू बच्चों। कौन सा इंश्योरेंस? हो तो गया, लाइफ इंश्योरेंस का पेमेंट कर हो गया अपने आप। वो अपने आप बोल रहा है कि हम हैं उसमें हम क्या पढ़ाएं। 5th वाला पॉइंट था, एनी सम पेड टू गेट एन एश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय। टैक्सेबल होगा परक्विजिट। एक्सीडेंट, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस होगा तो टैक्सेबल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 6 मैंने बताया था, सुपर एनुएशन फंड में 1 लाख रुपए से अधिक का कंट्रीब्यूशन आपका टैक्सेबल हो जाएगा, बता चुके हैं। और लास्ट में बताया था एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इस पर भी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। थैंक यू बच्चों।